दोस्तों, पेंशन शहीद डॉक्टर रामासी सिंह ये कहलवाने का सबसे पहले नंबर वन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है पेंशन शहीद डॉक्टर रामासी सिंह को। और दोस्तों, बहुत बार हम बहुत सारे बलिदानों का नाम सुनते हैं, मगर जो बलिदान होता है उसमें शहीद लगना वो सबसे सर्वोच्च बलिदान माना जाता है। और दोस्तों, ये तब मिलता है जब कोई अपने लोगों के लिए, अपने से अलावा दूसरे लोगों के लिए कोई इतना बड़ा काम कर कर जाता है, जो कि सर्वोच्च बलिदान है, शहीद होना। डॉक्टर रामासी सिंह भी ऐसे ही हमारे साथी रहे, जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया पुरानी पेंशन पाने के लिए। अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डॉक्टर रामाशीष तो अमर हो गए। इन्होंने अपने कैरियर का, अपने जीवन का, और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई जीवन जी रहा होता है, वो उसका जीवन खुद का नहीं होता, उसके साथ में होता है उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका फ्यूचर, और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है जब एक परिवार में एक मुख्य काम करने वाला अपनी सबसे बड़ी शहादत दे देता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो शहीद है, इसकी भी अलग अलग किताबों में, अलग अलग कानून में अलग अलग व्याख्या है। ये नाम हमारे द्वारा, पब्लिक के द्वारा दिया गया है शहीद। अगर बात करें, अब धीरे धीरे जब से इसमें देखने लगे हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्स को, और सेना में, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ का, और आईटीबीपी, और भी कई सारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इन दोनों में अंतर है। अगर एक ही, कई दोस्तों ने बताया और कई वीडियो में अब हमने देखा कि एक सेना एक ही युद्ध में, एक ही जगह पर अगर दो शहीद हो जाते हैं, तो आम जनता के लिए तो सेना के जवान भी शहीद होते हैं और बीएसएफ के जवान भी शहीद माने जाते हैं। मगर जो किताबों में है, नियमों में है, कानूनों में है, उसकी बेनिफिट जो मिलने होते हैं वो सेना को मिलते हैं और बीएसएफ को नहीं मिलते। तो उसी तरीके से ये हमारे जो शहीद हुए हैं, ये हमारे लिए तो शहीद हुए हैं, मगर जो किताबों में है वो शायद कानूनों में दर्जा नहीं दिया जा रहा है शहीदों का। अब ये तो बात रही दोस्तों अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छूते हुए, क्योंकि एक आज के टाइम में आप जानते हैं कंपटीशन कितना हाई है सरकारी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। और उसके बाद में अपने अच्छे पीक आवर कहते हैं इसका, एक स्टूडेंट पढ़ता है, फिर उसके बाद में नौकरी में आ जाता है, और फिर अपने पीक करियर में सरकारी नौकरी मिलती है उसको, और वो एंजॉय कर रहा होता है। उस टाइम पे इन्होंने अपना बलिदान दिया। अब एक तो है कि इनकी उम्र भी ऐसा नहीं लग रहा, वैसे तो जितने भी एनपीएस धारी है किसी की भी उम्र जो है ज़्यादा नहीं है। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो पहले निविदा पर रहे और उसके बाद में काफ़ी नौकरी करने के बाद में परमानेंट हुए, तो वो साथी तो बुजुर्ग कहे जा सकते हैं। बाकी जो डायरेक्ट भर्ती से आया है वो अभी तक कोई भी बुजुर्ग नहीं है। और दोस्तों, ये आप कह सकते हैं सबके लिए लड़े, चाहे वो निविदा से आया हो चाहे डायरेक्ट आया हो, कैसे भी सबके लिए इन्होंने अपना जीवन, अपना जो है शहीद कर दिया अपने आप को। और जानबूझ कर दोस्तों शहीद नहीं करा। कोई भी आदमी हो, कोई कह रहा हो मैं शहीद कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा शहीद। इन्होंने ज़बरदस्ती इन पर जो है पुलिस वालों का लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के बाद में ये हॉस्पिटलाइज हुए, और वहाँ पर इलाज के दौरान ये शहीद हुए। क्योंकि दोस्तों,
सबसे बड़ा तो आदमी सोचता है कि भाई जीवन ही है, जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं है। अब जीवन है, जान है तो जहान है। मगर ये इनको आभास था कि सामने पुलिस है, वो कुछ भी कर सकती है उनके हाथ में, तो मगर फिर भी जो है पीछे नहीं हटे। अब ये तो बात रही इनके बलिदान की। अब हम आज दोस्तों दो चीज़ें हैं हमारे पास में, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। तो दोस्तों हमारा पास्ट तो जो है स्टार्टिंग कर दी है, और पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अब फ्यूचर की बातें कर लेते हैं। ये तो रही जो उनके पेंशन शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह जी के जितने आप कहें बलिदान कहें, सर्वोच्च बलिदान कहें। अब हमें क्या करना है? अब दोस्तों ये सबसे बड़ा बलिदान शहीद हुए, नंबर वन तो रुतबा हिसाब किताब ये लेकर इनके पास रिजर्व हो गया। अब हमें क्या मिलेगा और हम क्या कर सकते हैं पेंशन के लिए? देखो सबसे पहली तो बात कि कोई दूसरों की पेंशन मिल रही हो उसमें लड़ाई कर रहे हो, ये साथ है। मगर ये तो हमें पेंशन, हमारी पेंशन ख़त्म कर दी, ये हमारी अपनी लड़ाई है, नंबर वन। नंबर टू, ये हमारा जो जीपीएफ है उसको, जीपीएफ को क्या बना दिया? एनपीएस। एनपीएस बना कर जो कर्मी हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट उद्योग धंधे के लोग हैं, या फिर आप प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उद्योगपतियों के हाथ में हमारा पैसा पकड़ा दिया। अब उनमें से कुछ मालिया निकलेंगे, कुछ मोदी निकलेंगे, और कुछ राहुल मेहतगी, कौन कौन से हैं भाई, इतने नाम हो रहे कि नाम रखने भी मुश्किल है, और बहुत सारे नाम तो छुपे छुपाए हैं। ये तो नाम हुए हैं जो पब्लिक के सामने आ चुके हैं, और ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जो अंदर खाने पड़े हुए हैं। अब हमारे साथ में दो चीज़ हुई है और हमें बताया जाता है एक चीज़, एक तो हमारी पेंशन बंद, और दूसरा हमारा जीपीएफ का पैसे को एनपीएस करके इनके हवाले कर दिया जा रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब हम इसमें करना क्या है दोस्तों? कई सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो जो है आंदोलन का। एक ऑप्शन तो है आंदोलन का, और दूसरा ऑप्शन एक तो है डायरेक्ट आंदोलन, और दूसरा इनडायरेक्ट आंदोलन कह लो आप। इनडायरेक्ट हमको अपना संघर्ष करना है, वो कैसे कर सकते हैं? ये तो है हमारा कलेक्टिव आंदोलन। क्या होता है हमारा? जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक आंदोलन करते हैं, एक डेट होती है, एक निश्चित जगह होती है, उसमें हम मिलकर अपनी बातें कहते हैं, वो तो है कलेक्टिव आंदोलन, संघर्ष। मगर जब हम अपने अपने तरीके से, कितने लाख लोग हैं पूरे इंडिया के, कभी 50 की बात आई, 60 की, 70 की, अब चूँकि जो भी नई रिक्रूटमेंट होती है वो सब हमारे साथी बन जाते हैं। वो चाहे किसी भी विभाग का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी का भी हो, वो सब हमारे साथी बन जाते हैं। अब जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो वो है आंदोलन, और वो एक डेट, एक निश्चित जगह वगैरह, या अलग अलग चीज़ें होती हैं। अलग अलग हमें क्या करना है एज ए इंडिविजुअल? अब आप जैसे मेरा ही उदाहरण लेकर चलो। देखो दोस्तों, आज मैं ये अगर वीडियो बना पा रहा हूँ तो आप ये मेरा समझ लो कि मेरा भी एक छोटा सा योगदान है, और मैं भी आप ही की तरह, जो भी आप देख रहे हो, आप ही की तरह एक छोटा सा एक एनपीएस धारी हूँ, या फिर ओपीएस से वंचित हूँ। तो मेरा अपना स्टेप क्या है? ठीक इसी तरीके से आपके भी स्टेप है। आप चाहे वीडियो देख रहे हैं या फिर आप आंदोलन में भाग ले रहे हैं, एक तो हमारा है कलेक्टिव, इकट्ठा होकर जब हम एक सामूहिक काम करेंगे, वो है हमारा एक पूरा आंदोलन। उसके अलावा हमारा इंडिविजुअल, वो तो एक दिन का हो गया हमारा। अलग अलग दिन, पूरे दिन के रूटीन में हम कितना शामिल कर पाते हैं इस चीज़ को। और अगर 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ ही मान के चलो, अब तो आप
1 करोड़ लोग जब इकट्ठे होते हैं वो तो एक एक दिन होता है, मगर इतने दिन हैं। हम देखो, ये जो इकट्ठे करने के लिए तो बहुत सारे संगठन आपने देखे, एनएमओ, पीएस, हर एक स्टेट लेवल पर उससे भी पहले अलग अलग स्टेटों के अलग अलग नाम रहे हैं। कुछ कलेक्टिव हो गए, अटेवा बन गया, बहुत सारे संगठन बने हैं। वो तो एक ये भी काम कर रहे हैं, एक कलेक्टिव करवाने का काम। मगर मेरा जो प्रयास है, मैं चाहता हूँ कि जो इंडिविजुअल का पर डे का जो आपका संघर्ष है, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है किसी का जात त्योहार सर फोड़ दो, या आप जो है जाकर कहीं धरना प्रदर्शन अकेले आदमी कर दो। आपका अपने रूटीन में इसको कैसे लेकर आएं, इस संघर्ष को, इस आंदोलन को किस तरीके से आप कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो। आप सभी हर एक पोस्ट होल्डर है, एक गवर्नमेंट जॉब में आप बैठे हो, एक पद पे आप बैठे हो, आपका एक मान है, सम्मान है, आपकी एक रेपुटेशन है, आपका एक जो है स्टेटस है। आप क्या कर पा रहे हो अपनी जगह बैठकर, कितना यूज कर पाते हो, और संघर्ष किस तरीके से आप कर सकते हो। आजकल मीडिया का ज़माना है, ये जो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये मैंने काफ़ी दिनों से सोचा, सीखा, अलग अलग तरीक़ों से सीखा और आपके सामने ये सब प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। कैसे प्रस्तुत करते हैं, रिस्क भी है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि कुछ करने में रिस्क नहीं है। तो दोस्तों, जब ये इन्होंने अपना सब सर्वोच्च बलिदान देकर, रिस्क लेकर हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को सेफ भी रख लें। डिपेंड करता है मैं कितने दूर तक, कितने अपने आप को लेकर चलता हूँ, और कितना मैं अपना खो सकता हूँ जिससे कि और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मेरी कितनी कैपेसिटी है या कितनी मजबूरी है, ये सारी चीज़ें शामिल है हर एक उसमें। हर एक 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती दोस्तों, और जो काम कन्नों उँगली का होता है वो अंगूठे का नहीं होता, जो अंगूठे का है वो बड़ी उँगली का नहीं होता। सबके डिपेंड करता है अलग अलग। जो काम सुई का है वो सुई का एक अलग काम है, तलवार का अलग काम है। तो दोस्तों, सुई को भी अपना काम करना है साथ साथ में, और तलवार को भी अपना काम करना है। छोटी उंगली को भी करना है, बड़ी उंगलियों को भी। और जब आंदोलन हो तो समझ लो सारी मिलकर इकट्ठी होकर मुट्ठी बना के हमारा आंदोलन है। आप चाहे कहीं भी हो, जितनी अगर सारे मिलकर आंदोलन करेंगे तो भाई बाप तो जानते हैं मुट्ठी में कितनी ताकत होती है, एक पूरा हथौड़ा बन जाता है। वो हथौड़े से आपने इतनी सारी मूवी देखी, और कई बार पूरे हथियारों को तोड़ देते हैं, हाथों से तोड़ते दिखाते हैं, सारी चीज़ें होती है। वो सब क्या होता है, मुट्ठी से। और उंगली से आपने कोई लड़ता हुआ देखा? उंगलियों से अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो जो कुंग फू टाइप होता है, कुछ वो गेम होते हैं या उंगली से, वो तो होता है, मगर फिर भी अगर आपको ज़्यादा बड़ा हथियार चाहिए होता है तो आंदोलन है, और वो रूप है मुट्ठी का। तो कोई उंगली हमारी इधर उधर घूम रही है ना, उन सबको एक तो इकट्ठे करना है। उंगलियों से मतलब जो हमारे साथी कह लो, उंगली हमारे साथी, वो साथी कई तरह के हैं। सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। जो हमारे साथी ये अलग अलग है, इनको आइडेंटिफाई करना है। अब ये देखो ये किस तरह के लोग हैं। इनमें से अगर कह सके, अगर 1 करोड़ मान के चले या 70-80 लाख ही मान के चले, तो 30 लाख लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए, 30 लाख, तो धुआं उठ जाता है और हर चीज़ हिल जाती है। प्रशासन, नेता वेता, सरकारें सब हिल जाते हैं 30 लाख इकट्ठा होने से, उनकी शक्ति से। मगर ये क्या हो रहा, अभी भी हमारे पूरे लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। इकट्ठे होने के लिए हमें क्या करना है, क्या हम करें कि जिससे ये इकट्ठे हो जाएं? तो दोस्तों, या तो सबको ऐसा हो कि सबको पता चल जाए, और पता तो सबको है दोस्तों कि 10% सबका कट रहा है, और वो 10% कहाँ जा रहा कुछ नहीं पता। पेंशन मिल नहीं रही, जीपीएफ मिल नहीं रहा दोस्तों, कुछ भी जो है सर्टेन नहीं है, और ये हर किसी के साथ में हो रहा, और सबको पता है, उनकी फैमिली को पता है, उनके बीवी बच्चों को पता है, मगर फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे। चाहते सब हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे, चाहते सब हैं। तरीके क्या है, हर कोई सोचता है कि भाई बंधु,
विजय कुमार बंदूक करेगा और हम उसके साथ चलेंगे, ठीक है। बंदूक कर भी रहा है और करता भी रहेगा, ये भी अच्छी बात है। उसके अलावा हर एक प्रदेश स्तर पर भी है, और ये तो केवल NMOPS है, एक अटेवा का संगठन है, उसके भी अध्यक्ष और अलग अलग पदाधिकारी हैं। हर एक स्टेट लेवल पे बहुत सारे संगठन हैं, उसके पदाधिकारी हैं। और ऐसा नहीं है कुछ वो नहीं है, अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों में ये इतना बड़ा संघर्ष बन चुका है, ये पॉजिटिविटी है कि इतना बड़ा संघर्ष बन चुका है, ये सब है इकट्ठे होने का नतीजा। हर एक ने सोचा, ऐसा नहीं हुआ कि एक एक हर एक आदमी ने सोचा, चाहे इसमें बंधु हो चाहे अलग स्टेट के अलग अलग हो। और इसमें ये नहीं होता कि मैं ये कह रहा, पदाधिकारी तो करते ही हैं, उसके साथ साथ में जो इकट्ठा होता है, जो एक दूसरे को लेकर चलता है, पहली सोच पहला कदम, वो सब एक संघर्ष का ही परिणाम है। मगर फिर भी जैसे कुछ साथी नए आते हैं, अब नए साथी ऐसे भी बहुत हैं कि आजकल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी एक्सपर्ट हैं और उनको काफ़ी आइडिया हो जाता है। जो शुरुआत में रही, तो शुरुआत में काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। अब दोस्तों ये समझ लो कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे 2005 में ही नियुक्ति होगी भाई, 2005 में ये पता था कि 2005 में हमारी जो पेंशन है, एक तो दोस्तों कोई भी हो जब नौकरी लगती है ना, तो नौकरी ना हनीमून पीरियड चलता है। जैसे कहते हैं ना, सरकार बनती है, सरकार का हनीमून पीरियड होता है 2 साल 6 महीने कुछ, वो उसमें एंजॉय करता है, रेवड़िया बांटता है। तो नौकरी लगने के बाद भी ना 2-3 साल तो हनीमून पीरियड का ही चलता रहता है। वो क्या होता है उसमें, उसके जो है लगभग शादी, बच्चे और सेटलमेंट, घर का सेटलमेंट, ये सब चलता रहता है। तो उसमें इतना बिजी हो जाता है, और खुशी भी होती है, एंजॉय भी करना होता है। और दोस्तों ये एक सत्य है कि लाइफ में नौकरी पाने के लिए बहुत सारे लोग जो है अपनी शादी को टाइम से डिले करते रहते हैं। अब शादी का अगर सही बात करें तो भाई 21 साल है। अगर नौकरी 21 साल जो है, 18 साल में नौकरी लगनी होती है। अगर इतनी नौकरियां हो कि भाई 18 साल होते सार उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए सबको, इमेजिन करो कि सबको 18 साल होते सार सबको नौकरी मिल जाए, और सबको नौकरी मिल गई तो 21 साल में शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल में उसका आराम से सेटलमेंट है, या 22-23 साल में हो जाए। अब दोस्तों हो क्या रहा है, नौकरी जो है इतनी है नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म होते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी को नौकरी अपना आप को कह नहीं रहा है। अब सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई है, वो नौकरी का कंपटीशन इतना है कि हम ही लोग इतने हो गए कि नौकरी आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो कभी कोर्स करो कभी कुछ करो, 25 से लेकर 30 साल, और या फिर आज तो मान लो चलो कि 28 से लेकर और 33 साल तक का लगभग, 28 से 25 से 30 साल तो मान के चलो जब जाकर नौकरी मिलती है। अब इसी साल में उसकी, क्योंकि वो ऑलरेडी 21 साल से 5 साल 6 साल 7 साल 8, एवरेज मान के चलो 25 से 30, अगर कोई सरकारी नौकरी है तो 25 और 30 साल के बाद ही कम से कम जाकर उसकी शादी हो रही है। तो वो उसका फिर हनीमून पीरियड बनाना वैलिड है दोस्तों। उसके बाद में फिर संघर्ष करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो हमारे नए साथी आ रहे हैं, उन साथियों को शुरुआत में ही थोड़ा थोड़ा उसको जगा के रखे, और अब जाग भी रहे हैं। शुरुआत में नहीं जागे ना, उनको ऐसा लगा कि भाई हमारी तनख्वाह ठीक है और नौकरी भी ठीक में लगी। पे कमीशन आने पे बाद में तनख्वाह थोड़ी बेटर लग रही है, मगर आपको इनकम टैक्स रूपी एक चीज़ है। अगर आपने इनकम टैक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, इनकम टैक्स में 10, 20 और 30, आजकल थोड़ा सा ही अगर थोड़ा सा पुराना आदमी नौकरी में हो जाता है तो 30% की रेंज में पहुंच जाता है। तो आप समझो कि 30% हमारा वहाँ गया, 10% यहाँ गया, 40% हमारा निकल गया, बचा कितना 60%। अब 60% बचा हुआ, 60% में से हमें सब कुछ अरेंज करना है, और ना हम 60% में से 40% तो दोस्तों जो है आज के टाइम में अगर नौकरी वाला है उसका वैसे निकल लेता है। वो स्किल्स है 10% उसकी सेविंग हो रही है आज के टाइम पे। ना हो तो उसमें जो उसका इकट्ठा पैसा है, जैसे जीपीएफ से पैसा इकट्ठा मकान बनाने के लिए बना लिया, ना उसका मकान बन पा रहा सही से। अगर शहर में रह रहा, अगर उसका पुराना पुश्तैनी मकान है, सब चीज़ है तो भाई ठीक है।
अगर कोई सोचे कि एक नौकरी के भरोसे मैं अपना मकान और ये कर लूँ, तो भाई उसकी लाइफ निकल लेती है मकान बनाने में और बच्चों के शिक्षा में ही लग लेती है। अब दोस्तों, इसके अलावा एक बात और करते हैं। देखो, जब अंग्रेजों ने पेंशन शुरू की सबसे पहले, तो पेंशन का क्या था क्राइटेरिया? अगर नौकरी की तनख्वाह की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले जब अंग्रेजों ने यहाँ पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने, जब उनको लगा कि मैं तनख्वाह नहीं दे सकता, तो वो क्या देते थे? अगर पहले ही बात करें तो तनख्वाह नहीं दे सकते तो जागीर दे देते थे। जागीर के बाद में फिर उन्होंने क्या करा, तनख्वाह का आ गया हिसाब किताब, पूरी तनख्वाह मिलने लगी। भाई आपने कहा भ्रष्टाचार इधर उधर चेंजिंग वेंजिंग मत करो जिससे कहीं गड़बड़ ना हो, कुछ करने लगे, तो उन्होंने तनख्वाह का रूप चलाया। उसके बाद में देखा कि भाई आदमी रिटायरमेंट के बाद में, क्योंकि ये तो 24 घंटे का हमारा नौकर है, और कुछ लोगों ने ऐसा करते बिजनेस शुरू कर दिया था, तो उसको सबको बिजनेस वगैरह बंद करे, कंडक्ट रूल बने, और उनके लिए कहा कि भाई जब ये पूरा काम नहीं कर पाएगा तो ये जो है उसको पेंशन दी जाए। उसका रिटायरमेंट के बाद में 60 साल में एवरेज मान के चला, तो जो है उसको रिटायर कर दिया और उसको पेंशन दे दिया। अब वो रिटायर तो आज भी हो रहे हैं, तो पेंशन अब ख़त्म हो रही है, या पेंशन ख़त्म हो रही है, और दूसरा जीपीएफ था वो भी हमारा ले लिया। तो ये जो है दोनों चीज़ दे दी, मगर ना तो आज के टाइम पे इस हम जो लोग हैं, या तो कंडक्ट रूल में भी चेंज करो भाई। अगर सरकार नहीं दे पा रही पेंशन, नहीं बुढ़ापे को दे पा रही, तो क्या करे? कंडक्ट रूल चेंज करो। कंडक्ट रूल में बताओ कि भाई आज के टाइम में कोई एक बिजनेस, कोई एक प्लेटफॉर्म, या चाहे मीडिया का प्लेटफॉर्म पे ही आप काम कर सकते हो, कहीं पर भी ऑनलाइन। जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो एक जो सरकारी नौकरी में नहीं है, वो एक ऑनलाइन पढ़ाता है, और उससे जो सरकारी नौकरी में पैसा कमा रहा है उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है ऑनलाइन पढ़ाने वाला। घर पर बैठता है, क्लास लेता है, पहले कुछ दिन तो उसको कम होते हैं, और उसके बाद में उसको काफ़ी पेमेंट होने लगती है। और तो और, आज के टाइम में अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं और यूट्यूब के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो दोस्तों यूट्यूब पर जो टॉप यूट्यूबर है वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारों को, अगर आप टॉप यूट्यूबर के चैनल देखो तो उनके कंटेंट में गालियाँ होती हैं, गालियाँ होती हैं, और गालियाँ दे देकर वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि जो है एक सरकारी नौकर बहुत पीछे है। आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि उनकी 5-5 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम है। और लो मज़ा, ये जितना सिनेमा है, सिनेमा में आपने देखा, हीरो देखे, कुछ भी देखा, वो जो है जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा उनका टैक्स होता है। जितना हम टोटल कमाते हैं एक साल में, उससे ज़्यादा वो टैक्स दे देते हैं। अब आप समझो उनकी इनकम कितनी है। उसके अलावा अगर आप एक चीज़ और देखो, आप किसी भी पोस्ट पर हो, उस पोस्ट पर क्या आप अपने बच्चे को लगा सकते हो? क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा से फिर उसी बच्चे को, अपने बच्चे को दोबारा से मेहनत करके उसी जगह आना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखो, एक बिजनेसमैन है, शुरुआत में उसने चाहे पकौड़े बेचे, चाहे उसने चाय बेची, चाहे कुछ भी करा, उसने अपना एक सेटअप, इंडिपेंडेंट अपना खुद का सेटअप कर लिया। अब उसका बच्चा चाहे वो कुछ भी काम करता हो, वो उसको देकर जाएगा अपना पूरा सेटअप, पूरा बिजनेस, और वो शुरुआत से उसी में लगा हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप चाहे अध्यापक बन जाओ, आप कर्मचारी बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ, आपके बच्चे को जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जीरो से शुरुआत करके फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, जरूरी नहीं। तो जहाँ से हम चले थे, ये तो हम कह सकते हैं 4 दिन की चांदनी ही रह गई, बुढ़ापा भी हमारा ख़त्म कर लिया। तो ये तो दोस्तों एक, अगर लॉन्ग टर्म का देखा जाए ना, तो लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है कि जो, अगर परिवार में 2-3 भाई है, एक भाई की सरकारी नौकरी है, एक की नहीं है, तो जो सरकारी नौकरी वाला है उसका जो एक पीरियड है वो तो ठीक है। अगर शुरुआत में देखो ज़्यादा ही माली हालत है और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है,
मगर उसके बाद में वो बंध जाता है। उसका एक फिक्स क्राइटेरिया है, यही इंक्रीमेंट मिलना है और ये सब चीज़ सेट है। और बुढ़ापे में जो था वो भी ख़त्म कर दिया। अब जो और 60 साल में उसको एक तरफ कर देंगे। उसके बाद उसका लाइफ आप समझ लो 60 साल के बाद में जो काम कर सकता है, जो जवानी में कर सकता, 60 साल के बाद तो वो कर नहीं सकता। ये दूसरा भाई था। अब इसने कोई भी एक काम शुरू करा। शुरुआत में इसके पास जो है इसकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेगी। अगर इसने सही दिमाग से काम कर लिया और अपना एक सेटअप कर लिया, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो खेती बढ़ा ली या कुछ और कर लिया, तो दोस्तों इसकी लाइफ ये देकर जाएगा। अपना जो भी उसने एक सेटअप बनाया अपने बच्चों को दे देगा वो सेटअप। मगर ये जो था सरकारी नौकरी वाला, जिसने कितना भी एम्पायर अपना कितनी बड़ी पोस्ट हासिल कर ली, वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और बुढ़ापे में 60 साल के बाद में इसका, जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, या फिर जो भी अपना सेटअप कर रहे हैं, वो जो है उस टाइम पे ऐसा है। और ये वाला अगर इसने ठीक सा काम कर लिया। अब आज के टाइम में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बिजनेसमैन के जो बच्चे हैं वो नौकरियों के लिए फार्म भर रहे हैं। अंबानी देख लो, अडानी देख लो, उन्हें देखा किसी IAS की कोचिंग में जाते हुए? भाई उनका घर का है। बहुत सारे आपने ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी IAS जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो अपनी नौकरी तक छोड़कर जाते हैं और इनके यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि पेमेंट मायने कर रखती है। एक हमने 2002 की बात है, एक अंकुर घर था, IAS का टॉपर था। वो जो है अपनी IAS की नौकरी छोड़ के और विदेश में सेटल हो गया, अमेरिका में कहीं ना कहीं अपने काम में। तो ये तो रहा इसका। अब बात करते हैं दोस्तों कि सरकार को क्या हासिल हो रहा है। देखो, अगर सरकार की परिकल्पना करी जाए तो सरकार को चाहिए होती है लॉयल्टी, लॉयल जो लोग हैं ये चाहिए होते हैं। और लॉयल्टी देने के लिए ही दी गई थी पेंशन, जो लॉयल बनाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के टाइम पे वो आदमी कुछ गड़बड़ करे या अपनी कोई पॉलिसी में चेंज करे जिससे कि उसको कोई दूसरे बेनिफिट हो। तो इसीलिए उसको रिटायरमेंट तक, मरने तक उसको बांध कर रखा जाता था। ये था 100% आदमी को डेथ तक अपने कंट्रोल में रखना, कि मैं आदमी ऐसा कोई भी एक भी कदम ना बढ़े और सरकार की हर एक चीज़ में लॉयल रहे सरकार के प्रति, बुढ़ापे तक वो उसको दिया जाता था। आज भी इसकी बात देख लो, अगर आप किसी को 10 रुपये महीना अपना आप खुद देते हो, अपने दोस्तों को पार्टी देते हो, या फिर कोई किसी को पार्टियाँ देता है, एंजॉयमेंट करता है, या फिर किसी की सहायता करता है, किसी NGO को पैसे देता है, किसी पार्टी को कोई पैसा देता है, तो अगर कोई किसी को पैसा दे रहा है तो वो पार्टी का 100% नहीं कहेगा तो 50% आपका तरफ फेवर रहेगा हमेशा। वो झुक कर रहेगा, आपको तारीफ करेगा, आपकी सपोर्ट करेगा, सब कुछ आपको करेगा। अब जब वही चीज़ सरकार ने सरकारी आदमी से पेंशन जो बुढ़ापे का था वो छीन लिया, तो वो क्या करेगा? उसकी लॉयल्टी कम हो जाएगी सरकार के प्रति। सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही। सैनिक होते थे दोस्तों पुराने समय पर, अगर सैनिक है तो सैनिक क्या काम करते थे? सैनिकों का कभी यही काम था कि भाई, अगर सैनिकों को आपको लॉयल्टी चाहिए होती है तो सैनिकों को अपने कंट्रोल में, अपने लॉयल बनाए रखने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाने होते हैं और बहुत सारी टैक्टिक्स होती है जो अंदर खाने चलती है लॉयल बनाने के। लॉयल्टी वो चीज़ है कि भाई इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ये जो पेंशन है ये लॉयल्टी बनाए रखने का एक सबसे बड़ा हथियार था। सरकार ने इसको खो दिया। और मिला क्या सरकार को? सरकार को कुछ नहीं मिला। अब ये हम अगर इनडायरेक्ट कहें तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है इनडायरेक्ट। अब वो इनडायरेक्ट फ़ायदा क्या कहे, बोफोर्स तो हम नाम लेकर कह सकते हैं खुलकर, क्योंकि वो तो सबके सामने है। वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं किसी उसको पहुंचाने के लिए, अलग अलग चीज़। पार्टी का जो फंडिंग होता है जो इलेक्शन टाइम पे, वो कौन करते हैं? उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तरीके तो आप लोगों को बहुत पता है कि हो क्या रहा है, मगर ज़रूरत है इस सब बातों को फैलाने की।
ना केवल इसको सरकारी आदमियों के साथ साथ फैलाओ। ये चीज़ सरकार की नहीं है, ये पूरे जो है देश की बात है। ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है देश से। देखो, देश के प्रति लॉयल्टी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सरकार को फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, एक उदाहरण मैं देता हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, आपके पास में बहुत तरह के लोग आते हैं, नेता भी आते हैं, हर तरह के आते हैं, लोकल नेता भी आते हैं, एक से एक कलाकार भी आता है, और आपको प्रभावित करके थोड़ा चेंज करवाने की, गलत काम करवाने की कोशिश की जाती है। और ये केवल मैं ये नहीं कह रहा, आपने हज़ारों फिल्में देखी होगी इसी तरीके से। आपके जो सरकारी आदमी है उसके परिवार को, उसकी और को भी इस चीज़ को उसकी ट्रांसफ़र करवाएगा, हटा देगा वहाँ से। बहुत एक से एक लाखों हथकंडे अपनाए जाते हैं। मगर जब लॉयल होता है बंदा, तो वो जो है अपनी सब कुछ कुर्बान कर देता है, मगर वो हटता नहीं है। और वो उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी। कई बार उसको कहता है कितने पैसे मिलते हैं, अपनी तनख्वाह इतने, जितने तुझे मिलते हैं इतने तो मैं एक दिन में दे दूंगा। कुछ ना कुछ एक से एक फिल्मों में ऑफर दिखाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है उसमें। इसी तरीके से सब कुछ हो रहा, फिल्मी सीन चल रहे हैं। और जब लॉयल्टी रहेगी ना, तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मायने करते हैं। तो ये पेंशन एक लॉयल्टी थी, ये हटा दी। उसका जीपीएफ था, उसका वैसे भी ख़त्म कर दिया उसको। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ में। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, कमेंट कर कर जरूर बताना दोस्तों। आप अपने विचार, और भी कुछ नहीं कर सकते, आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए। आप एक अक्षर लिखो, दो अक्षर लिखो, एक लाइन लिखो, दो लाइन लिखो, आप 10 लाइन लिखो। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।